Hello everyone. Welcome to Physicum Academy. This is Shivani, your educator for a few topics of physical and inorganic chemistry. Hello everyone. Please comment below कि कैसे हैं आप और क्या क्या आपने पढ़ा है अब तक. मतलब सिर्फ कमेंट में ये बता दीजिए कि लिक्विड स्टेट में आपको कोई डाउट है या नहीं. ओके. और मैंने आपको फिर उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी भेजा था. ठीक है. तो जो जो लोग मेरे साथ लिक्विड स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं, प्लीज प्रीमियर खत्म होने के बाद कमेंट में आकर बता दीजिए कि हाँ हमारा खत्म हो गया है. ओके. तो ताकि हमें पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहा है. प्लीज फिजिकम एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए. अभी आप मतलब अब तक जो अगर आपने नहीं किया तो फिर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रहा है तो फील फ्री टू आस्क अस. ओके. वी विल हेल्प यू. देखिए हमने ऑलरेडी आपका लिक्विड स्टेट कवर करवा दिया है. एंड आपका पीरियडिक प्रॉपर्टीज चल रहा है, बायो इनऑर्गेनिक चल रहा है, एंड ऑर्गेनिक के जीओसी भी चल रहा है केमिस्ट्री में, एंड फिजिक्स के भी चैप्टर्स चल रहे हैं आईआईटी जैम के लिए. तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए. एंड फ्री में आपको ये हम कोर्स दिलवा रहे हैं. अगर आपके कोई दोस्त एग्जाम का प्रिपेयर कर रहा है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपेयर कर रहा है तो प्लीज उसे उनको हमारे वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले. ओके. सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो. आपको जो भी चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं. ओके. लेकिन प्रीमियर खत्म होने के बाद बताइएगा कमेंट में, नहीं तो प्रीमियर के वक्त अगर आप बताएंगे तो हमें पता नहीं चलता. ओके. तो प्लीज सपोर्ट अस. मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है. दिस इज शिवानी एंड मैंने आईआईटी जैम क्वालिफाई कर चुकी हूँ मैं. ओके. तो आज हम कल से ऑलरेडी हमने गैसियस स्टेट शुरू किया था. गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट रहता है ग्राफ का, इसीलिए मैंने आपको पहले ग्राफ बता दिया था. मैंने आपको गैसियस स्टेट में आज कोर्स बताने वाले हूँ, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगी. एंड हम आज पढ़ेंगे गैस लॉज के बारे में जो आपने प्रीवियसली ऑलरेडी 12th में एंड बीएससी फर्स्ट ईयर में, मेरा तो फर्स्ट ईयर में ही था गैसियस स्टेट चैप्टर. तो मतलब मैं विश करती हूँ कि आपका भी होगा शायद. ओके. तो आपने जरूर उसको पढ़ा होगा, तो इसीलिए मैं उसको डिटेल में सारे आपका डेफिनेशन नहीं लिखवा कर आपको सिर्फ समझा दूंगी. एंड फिर हम आगे देखेंगे. ओके. सो नेक्स्ट चलते हैं. ये आपका कोर्स है नेक्स्ट आईआईटी जैम 2023 एग्जाम के लिए. जो लोग अभी तक हमारे चैनल को मतलब हमारे चैनल के बारे में जो लोग अभी तक नहीं जानते, प्लीज जान लीजिए कि ये हमारा फ्री कोर्स चल रहा है आईआईटी जैम के लिए, नेक्स्ट आईआईटी जैम के लिए. एंड आपका आईआईटी जैम के लिए सिर्फ 6 मंथ ही बचे हैं. 6 मंथ मान के चलिए. एंड प्लीज मतलब डेली 6 आवर मिनिमम दीजिए अपनी स्टडी को. एंड डेली जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, फिर मतलब प्रीवियस भी उसके साथ साथ रिवाइज करते चलिए. ओके. अगर आप ऐसा करते करते चलेंगे तो एक हफ्ते मान लीजिए कि आपने ऐसा किया तो मतलब 2 हफ्ते के बाद आपको पहला लेक्चर का और रिवाइज करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो माइंड में आपका रह गया होगा. ओके. सो ऐसा होता है रिवीजन करने का फायदा. तो प्लीज चलिए शुरू करते हैं हमारा गैसियस स्टेट. ये हो गया हमारा कोर्स ऑफ स्टडी. हम ये सब चैप्टर यहाँ पे कवर करने वाले हैं. ये जो कोर्स ऑफ स्टडी है वो प्रीवियस जैम एग्जाम के हिसाब से हम चला रहे हैं. इस बार का जैम का अभी तक आपका कोर्स ऑफ स्टडी नहीं आया है. ओके. तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं. हमारा हो गया, हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैसेस. ओके. कोलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, उसके बाद कोलिजन डायमीटर पढ़ेंगे, मीन फ्री पाथ,
viscosity of gases, Maxwell-Boltzmann distribution, molecular velocity, laws of equipartition energy, and molecular basis of heat capacity, ideal gas, deviation from ideal gas behavior. फिर हम पढ़ेंगे वैन इक्वेशन ऑफ स्टेट और रियल गैस. देन हम पढ़ेंगे क्रिटिकल स्टेट एंड लॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स. ओके, तो ये हो गया हमारा जो जितना प्रीवियस जैम का कोर्स में दिया था 2022 में. एंड जैम में गैसियस स्टेट में ये बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है एंड बहुत बहुत मतलब स्कोरिंग चैप्टर है जिसे हम बोल सकते हैं उसको. यहाँ से आपका 4 से 6 मार्क्स का जरूर आएगा, मतलब ये फिक्स से 4 से 6 मार्क का आएगा ही आएगा. तो ये बहुत एक स्कोरिंग टॉपिक है. आप एंड जैम में क्या होता है कि आपका मार्क्स जितना मैटर नहीं करता, उससे ज्यादा आपका रैंक मैटर करता है. ओके, तो जो बड़े बड़े आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं एंड अभी जो आड़ हुआ है आपका आईआईएससी, उसमें आपका जितना ज्यादा रैंक आएगा उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा. तो प्लीज हमारे साथ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दीजिए एंड रिवीजन हमेशा करते रहेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप अगर मतलब समझ के चलेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो मतलब बाद में वो याद नहीं आएगा आपको, फिर से मतलब नया लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ था या नहीं था. आपको भी डर लगेगा, बाद में ज्यादा कोर्स बच जाएगा आपको रिवीजन करने के लिए. तो फिर ठीक है, अगर आप डेली रिवाइज करते चलेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा. ओके, एंड मैं सबसे ज्यादा आपको ये बोलती हूँ कि प्लीज रनिंग नोट बनाइए मेरे साथ साथ जो मैं क्लास में बोल रही हूँ. और क्लास के वक्त आपके दिमाग में जो मतलब एक दो नया आइडिया आ रहा है ना, तो उसको भी अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ताकि आप ही को मतलब बेनिफिशियल रहेगा, आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा. तो रनिंग नोट बनाइए, जो भी मैं बोल रही हूँ या फिर जो डेफिनेशन हम क्लास में लिखवा रहे हैं आपके स्क्रीन पे आ रहा है, वो सबको अपनी नोटबुक पे कॉपी कीजिएगा. एंड समझ के टाइम समझने के वक्त आपका जो भी दिमाग में आ रहा है, जो मतलब चल रहा है दिमाग में, गैसेस स्टेट का कोई नया मतलब जैसे आता है ना, जब हम कुछ नया समझते हैं या फिर कुछ करते हैं तो हमारे दिमाग में भी कुछ नया नया आइडिया आता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता होगा. तो वो सब को भी लिख लीजिएगा. एंड आपका जो भी डाउट आएगा प्लीज हमें टेलीग्राम पे आकर पूछ सकते हैं. अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आके आप ज्वाइन कर लीजिए. आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपका लिंक गिवन है टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा. एंड टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एक व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा. तो वहां पे भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम आपको डायरेक्ट आपका क्वेरी आपको समझा पाएंगे. क्योंकि व्हाट्सएप पे मतलब ज्यादा इजी होता है ना. तो फिर चलते हैं, बहुत बकवास मैंने कर लिया. ओके, तो अपने फेस पे एक बड़ा सा स्माइल लाइए. ओके, और चलिए शुरू करते हैं. ओके, आशा करती हूँ कि आप सब लोगों का तबीयत भी ठीक रहा होगा. फिर चलते हैं. ये हो गया हमारा कोर्स ऑफ स्टडी एंड ये हो गया हमारा मार्क्स जाम में कितना आता है. तो फिर चलते हैं नेक्स्ट. ओके, हमने ऑलरेडी क्या क्या पढ़ा था ग्राफ में. लीनियर कर्व पढ़ा था हमने, एक्सपोनेंशियल कर्व भी पढ़ा था, गॉसियन कर्व भी हमने पढ़ा था. फिर हमने देखा था कि पैराबोला कैसा होता है, हाइपरबोला कैसा होता है. ठीक है, हमने इसको डिटेल डिस्कशन किया था. ओके, तो फिर चलते हैं. देखिए, सॉरी गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो स्लो लग रहा है ना, तो प्लीज आप
अपना स्पीड चेंज कर लीजिएगा। आप चाहे तो 1.5 स्पीड में भी देख सकते हैं। ओके, तो फिर हमने अब शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लिया था कि गैसेस आर डिफ्यूजिबल and gases are diffusible, they can be compressible, okay, and they can expand, least intermolecular force of attraction। and जो हमारा intermolecular force of attraction होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, वो क्या होता है कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स रहता है, एंड वो इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारा कैसा होता है कि जैसे हम अगर मान लें कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो गया, और नहीं तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और नहीं तो हमारा हो गया वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और मेटल मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग आता है। ओके, ऐसा मतलब ये जो पार्ट है ना इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड बॉन्डिंग के बारे में, वो आप केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि गैसेस की मॉलिक्यूल के बीच में कैसा कैसा इंटरेक्शन रह सकता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना मतलब रह सकता है। ओके, एंड जो होता है हमारा टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, एंड इंटरमोलिकुलर होता है सेम मॉलिक्यूल के बीच में। अगर हम बात करें वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन को हम बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर, सॉरी इंटरमोलिकुलर। अगर हम बात करें, मान लीजिए कि ये हमारा एक कंपाउंड हो गया, मान लीजिए ये हो गया हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल, यहाँ पे है एक इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है और यहाँ पे NO2 लगा है। ओके, तो ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में कैसा इंटरेक्शन यहाँ पे होगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल, एंड यहाँ पे हो गया, ये हो जाएगा ये जो इंटरेक्शन होता है। हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, मतलब जहां कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंपली क्या होता है कि जब भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन इटीसी। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली जो इंटरेक्शन देखा जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम एंड उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो मतलब इस मॉलिक्यूल पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको हम बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर हम बात करें वाटर वाटर की मॉलिक्यूल के बीच में, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, फिर यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल है एंड दिस इज अ सेपरेट मॉलिक्यूल। तो सेपरेट मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग हो रहा है, जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसको हम बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो लाइक मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टाइप है। ओके, मैंने सिर्फ समझाया ऐसा होता है। ओके, तो और भी कई सारा एग्जाम्पल है। ओके, सो ये हो गया हमारा कुछ स्पेसिफिक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर हमारा आयोनिक बॉन्डिंग में आयन 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 के बीच में जो होता है हमारा पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है। तो ऐसा हमारा नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
फिर हम चलते हैं, क्या हो गया हमारा, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि पैरामीटर क्या होता है। गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कुछ पैरामीटर होते हैं ना, जैसे कि एक इंसान को डिफाइन करने के लिए गवर्नमेंट में ये डिक्लेयर किया कि उसका आधार कार्ड होगा, फिर उसका हाउस प्लॉट नंबर, उसका एड्रेस होगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, एक इंसान के बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन निकालते हैं ये सब जान के। तो ये जो पैरामीटर हो गया, उसको डिफाइन करने के लिए ये पैरामीटर आएगा। वैसे ही गैस मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो होता है नंबर ऑफ मोल्स, pressure, volume and temperature. These are the normal parameters for defining the properties of gas molecules. एंड आपको पता होगा कि गैस मॉलिक्यूल को मतलब नंबर ऑफ मोल मतलब क्या होता है, मास, गिवन मास, number of mole is equal to given mass divided by molecular mass of the gas of the particular gas, ये हो गया नंबर ऑफ मोल। एंड प्रेशर को हम प्रेशर का यूनिट होता है, जैसे कि हो गया एटीएम हो गया, बार हो गया, ओके। एंड वैसे ही हमारा वॉल्यूम का भी, सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, ओके। तो वैसे ही हम वॉल्यूम को लीटर से डिफाइन करते हैं, मिलीलीटर से डिफाइन करते हैं, डेसीमीटर क्यू हो गया, ओके। तो टेम्परेचर को भी वैसे हम डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन में डिफाइन करते हैं। एंड डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करवा जाता है, कि मतलब ऐड करके 273 अगर हम ऐड करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में तो हमें केल्विन मिलेगा। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन। 0 केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसी को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में जो बताया था उसी को थोड़ा रिवाइज किया आप लोगों को, ताकि आपको प्रीवियस क्लास में जो मतलब अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपको याद आ जाएगा हमने क्या क्या डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, ओके। सो फिर आज पढ़ते हैं गैस लॉज के बारे में। मुझे इंक थोड़ा चेंज करने दीजिए। हमारे पास गैस के लॉज होते, ओके। तो देखिए, जब भी गैसेस इन्वेंट होना शुरू हुआ, तब सॉरी डिस्कवर होना शुरू हुआ, तो उसको डिफाइन करने के लिए मतलब उसका प्रॉपर्टीज कुछ होगा। तब जो साइंटिस्ट लोग थे, जब एक नया कुछ इन्वेंट मतलब डिस्कवर होता है तो सारे लगे पड़ते हैं कि उसका वो क्या है, कैसा है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा एंड वो हमारा किस काम में आएगा। ओके, तब ऑक्सीजन नया नया डिस्कवर हुआ था। मतलब सारे जो कंपोनेंट आप अभी मतलब जो पढ़ रहे हैं हम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, क्रिप्टन, जो गैसेस आज हमारा एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है, आज हमें पता चल रहा है क्योंकि तब वो डिस्कवर हुआ था। साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके उसको डिस्कवर किया, तभी हम अभी उसको बुक में मतलब दे दिया गया है हमें पढ़ने के लिए। तब तब लेकिन जब ये डिस्कवर नया नया हुआ था, तब बुक में ये नहीं लिखा हुआ था ऐसे कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है। एक मतलब इमेजिन करके वो थ्योरी देते थे, जो कि मतलब पहले वो एक्सपेरिमेंट करते थे, तो एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग वो अपना देते थे थ्योरी। थ्योरी का मतलब हो गया अपना जो वो समझते थे वो एक्सपेरिमेंट से, वो हमें रिजल्ट्स के रूप में देते थे अपना रिसर्च पेपर वगैरह छाप के। तो वैसे ही हमारा कुछ तब गैसेस का लॉस डिस्कवर हुआ था, गैसेस का प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए। एंड ये जो पैरामीटर हो गया, उसको उन लोगों के बीच में क्या मतलब रिलेशनशिप होगा। अगर हम बात करें गैस का जो ये जो पैरामीटर है, तो वो लोग कैसे गैसेस को डिफाइन करते हैं, उनका इफेक्ट्स क्या होता है गैस के ऊपर, एंड वो लोग एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, उसी को डिफाइन करने के लिए गैस लॉज गवर्न हुए थे, ओके।
देखिए, मैं आपको डिटेल मतलब डेफिनेशन नहीं बताऊंगी क्योंकि आपने ऑलरेडी इस सबको पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, अगर किसी को याद नहीं होगा तो। ओके, फिर चलते हैं। तो 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक ये सब गैस लॉज सब गवर्न हुए थे, दिए गए थे, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ओके, सो जनरल बिहेवियर ऑफ गैसेस को क्या होता है, कैसा होता है, ये जानने के लिए गैस लॉज सब गवर्न हुए थे। ओके, तो हमारे पास क्या क्या लॉज होते हैं। पहला होता है बॉयल्स लॉ, फिर होता है चार्ल्स लॉ, फिर होता है एवोगाड्रो लॉ, फिर होता है हमारा कॉम्बाइंड लॉ ऑफ गैसेस, और एक लॉ हुआ था हमारा गेलुजाक्स लॉ। तो ये सब नॉर्मल कुछ लॉज थे। एंड बॉयल्स लॉ क्या था? बॉयल्स लॉ को किसने डिफाइन किया था? बॉयल्स लॉ को गिवन दिए थे 1660 पे रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ गैस विथ प्रेशर एट रूम टेम्परेचर क्या होता है। मतलब एक नॉर्मल प्रेशर पे गैसेस का वॉल्यूम कैसे चेंज होता है। तो उनका लॉज ये था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा जो चार पैरामीटर है हमारे पास, एक दूसरे को कांस्टेंट करके एक दूसरे के बीच में लॉज गवर्न होगा। जैसे कि मान ले एट कांस्टेंट मतलब एज कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। दो के बीच में जब हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं तो नेक्स्ट मतलब दो पैरामीटर को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे कि हो गया, मतलब मान ले कि प्रेशर एंड हमारा नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, तो ऐसा ऐसा हम डिफाइन करेंगे। तो क्या हो गया हमारा बॉयल्स लॉ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस, गौर कीजिए इस बात पे थोड़ा, फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। फिक्स्ड मास के लिए फिक्स्ड मास मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम हो गया, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट होगा। फिक्स्ड मास ऑफ गैस मतलब फिक्स्ड मोल होगा उसका एक। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसा भी हम बोल सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस is inversely proportional to pressure। ओके, मतलब अगर प्रेशर डबल होगा वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। अगर हम बात करें एक कंटेनर में, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे पिस्टन होता है, मूवेबल पिस्टन लगा दिए यहाँ पे, एंड हमने क्या किया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, और यहाँ पे मान लीजिए कि गैस की मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मान लीजिए कि वॉल्यूम हमने कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम लिया, मान लीजिए कि हमने 1 लीटर भी मान लीजिए वॉल्यूम हमने लिया है यहाँ पे 1 लीटर। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जब प्रेशर इंक्रीज होगा मतलब पिस्टन अगर नीचे आएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा मतलब पिस्टन अगर हम नीचे लाएंगे तो हमारा वॉल्यूम जो होगा वो लो हो जाएगा। मैंने ज्यादा बड़ा कंटेनर कर लिया, लेकिन आप कॉपी पे अच्छे से बनाइए, ठीक है। यहाँ पे पिस्टन चलाएगा, ज्यादा प्रेशर मतलब हम जोर से ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो पिस्टन नीचे मूव करेगा एंड वॉल्यूम विल डिक्रीज। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा मतलब पिस्टन को हम ऊपर मतलब ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसको हम थोड़ा कम कर लेंगे। प्रेशर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर उठेगा। अगर पिस्टन ऊपर उठेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये हो गया हमारा पिस्टन, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ओके,
तो ये रहा हमारा बॉयल्स लॉ। अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें, मैथमेटिकली वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। अगर आप बोलेंगे सॉरी, मैंने आपको गलत बताया। अगर आप बोलेंगे ऐसे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, तो करेक्ट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। ऐसा बोलते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ओके, सो तो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू k बाय p। तो p भी विल बी कांस्टेंट, k हो गया हमारा कांस्टेंट एंड प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए कि एक गैस, एक मतलब एक कंडीशन मान लीजिए जहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारे पास। मान लीजिए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमने लिया एक प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम तब था V1। हमने जैसे यहाँ पे मान लिया था कि 1 लीटर वॉल्यूम में तब प्रेशर हमारा डिक्रीज करता है। तो मान लीजिए कि मतलब हमें गिवन है एक वॉल्यूम एंड एक नॉर्मल प्रेशर गिवन है। तो क्या हो जाएगा, एंड अनदर कंडीशन क्या हो जाएगी कि मान लीजिए कि अनदर प्रेशर है P2 एंड अनदर वॉल्यूम है V2। जैसे कि ओके, सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 is equal to K and P2 V2 is also is equal to a constant. So क्या हो जाएगा हमारे पास P1 V1 is equal to P2 V2। मैंने ऑर्गेनाइज करके नहीं लिखा, आप अपनी कॉपी पे अच्छे से लिखिएगा। क्या हो गया हमारे पास, कि अगर हमारे पास ये गिवन है, इफ P1 V1 आर इनिशियल प्रेशर, हमने अगर मान लिया कि इनिशियल प्रेशर था हमारे पास P1 V1 एंड फाइनल प्रेशर हमारा हो गया P2 V2, देन P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2, क्योंकि as P1 V1 is equal to K and P2 V2 is also is equal to K, so P1 V1 is equal to P2 V2। अगर हम बात करें ग्राफ के बारे में, मान लीजिए यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे हमने ले लिया PB एंड P, तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। PB इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, तो अब जितना भी P इंक्रीज करेंगे सिर्फ इस एक्सिस पे P होगा एंड हमने PB इज इक्वल कांस्टेंट मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो जितना हम P इंक्रीज करते जाएंगे इधर से लाइन धीरे 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 बढ़ते चला जाएगा। वैसे ही केस होगा ऑल्सो V के लिए भी। अगर हम इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रेशर और वॉल्यूम ले एंड वर्टिकल एक्सिस पे PB ले, PB इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसीलिए ये जो ग्राफ होगा वो इस तरह का आएगा। अगर हम बात करें प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ के बारे में बात करें, वर्टिकल एक्सिस पे वॉल्यूम को लेते, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रेशर को लेते, तो क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ ऐसा दिखेगा। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, भी जितना हमारा इंक्रीज करेगा P हमारा उतना लो होगा, जितना हाई हमारा P होगा उतना लो हमारा V होगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखा ना। देखिए मैं आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं मतलब कर पा रही हूँ ना, तो इसीलिए मुझे आपको सब समझाने पड़ रहा है। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। भी यहाँ पे ज्यादा है ना, प्रेशर यहाँ पे बहुत लो है, यहाँ पे 0 एक्सिस 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने प्रेशर एक्सिस लिया। तो जो प्रेशर 1 देखिए वॉल्यूम कितना हाई है, मान लीजिए यहाँ पे 1 2
3, 4 मान लीजिए। तो जब प्रेशर 1 है तब वॉल्यूम 4 है, लेकिन जब प्रेशर 4 आ रहा है तो वॉल्यूम 1 आ जा रहा है। तो ग्राफ हमारा ऐसा दिखेगा। अगर हम मान लें और एक ग्राफ शो करें आपको, यहाँ वर्टिकल एक्सिस पे भी लिए एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 1/p करें, तो हमने देखा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। मतलब 1/p जितना बढ़ेगा वॉल्यूम भी हमारा उतना बढ़ेगा। मान लीजिए कि 1/p यहाँ पे है, 1 है, तो वॉल्यूम भी 1 इंक्रीज करेगा, तो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसीलिए उसका कर्व कैसा आएगा, एक लीनियर ग्राफ होगा which passes through the origin of the origin of the coordinate system. सो देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है 1/p जितना इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम भी उतना इंक्रीज हो रहा है, जितना इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम उतना हमारा उतना इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल कुछ ग्राफ्स। ओके, तो और हमने आपको बता दिया मैंने आपको। फिर चलते हैं चार्ल्स लॉ क्या होता है, नेक्स्ट लॉ। Charles law gives the relationship between volume and temperature. Okay, so this is given in this was discovered in 1787 by Jacques Charles. ओके, सो उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया था कि जैक्वेस चार्ल्स इन्वेस्टेड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए यहाँ पे भी हमने मान लिया, जब भी हम वॉल्यूम टेम्परेचर का बात करते हैं तब हम प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट मान लिए। तो उन्होंने क्या बताया कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास, बोल्ट्जमैन लॉ में भी हमने पढ़ा था एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए। देखिए ये सब लॉ कब अप्लाई करते हैं, जब एक कांस्टेंट कंडीशन आता है। जब तक हमारे पास एक कोई कंडीशन नहीं गिवन है तब तक हम कोई लॉस को अप्लाई नहीं कर सकते। और मतलब जब भी, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास गवर्नमेंट एक लॉ दिया है कि एक मतलब चोर को मतलब 10 ईयर के लिए सजा सुनाने के लिए, मतलब गवर्नमेंट में लॉज के जो हमारे बुक्स होते हैं वहां पे मान लीजिए कि लिखा है कि 10 ईयर तक एक कैदी को सजा दी जाएगी। तो अगर उसने वो क्राइम ही नहीं किया है तो वो 10 ईयर का सजा क्यों भुगतेगा? जब अगर वो क्राइम करेगा तब जाके वो 10 ईयर का बोल सकते हैं कि सजा वो भुगतेगा। तो कंडीशन 10 ईयर तक जेल भुगतने के लिए हमारे पास कंडीशन ये आएगा कि उसको वो क्राइम भी वो किया होगा। जब तक वो क्राइम नहीं किया होगा तब मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है कि जिसको मन किया उसको लेके जेल में डाल दिया, ऐसा तो नहीं होता। तो हर एक मतलब जो भी हम काम करते हैं या फिर जो भी हमारे पास कोई थ्योरी होता है उसके लिए कांस्टेंट कंडीशन होता है। वो कंडीशन के लिए वो पर्टिकुलर लॉ अप्लाइड है। अगर हमारे पास कंडीशन बदल जाएगा तो वो पर्टिकुलर लॉज भी बदल जाएगा। ओके, तो वैसे ही हमारे पास चार्ल्स लॉ क्या दिया है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट कंडीशन है कि कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस, मतलब हमारे पास कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स भी है, वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो v हो जाएगा v इज इक्वल टू kT। ओके, एट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल विल बी कांस्टेंट। सो ये हो गया हमारा चार्ल्स लॉ। देखिए मैं यहाँ पे आपको डिटेल डिस्क्राइब नहीं करवा रहा हूँ या फिर कोई मैं आपको डिराइव भी नहीं करवाऊंगी कोई भी फॉर्मूला। आपने ऑलरेडी अपने बीएससी के ईयर में पढ़ रहे होंगे। ओके, तो
वहां पे लंबा लंबा डेरिवेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें लंबा लंबा वो जो लॉन्ग क्वेश्चंस होता है उसका मतलब उसको लिखना होता है। लेकिन जाम में तो वो सारा नहीं आता ना, टू सर 2 मार्क्स या मतलब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एमएसक्यू आता है एंड एमसीक्यू आता है। एंड जो नैट होता है वहां पे आपको सिंपल फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करना पड़ता है। कोई लंबा थ्योरी व्योरी नहीं टाइप करना है आपको वहां पे लैपटॉप में। तो इस 3 टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आइदर आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है और फिर आपको डायरेक्ट डैश गिवन होगा, वहां पे आपको आंसर लिखना होगा। तो इसीलिए हमें डेरिवेशन करना क्लास में कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट बता दूंगी। ओके, अगर ये हो गया v इज इक्वल टू के टी, तो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू के। मान लीजिए कि हमारे पास, जैसे कि हमने बॉयल्स लॉ में भी देखा था कि इनिशियल सॉरी इनिशियल वॉल्यूम गिवन है v1, देन इनिशियल टेम्परेचर गिवन है t1, देन हमारे पास फाइनल वॉल्यूम गिवन है v2 एंड फाइनल टेम्परेचर गिवन है t t2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है। सिर्फ हमारे कंडीशन क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। एंड ये समझे कि चार्ल्स लॉ में क्यों दिया है वॉल्यूम टेम्परेचर एंड बॉयल्स लॉ में क्यों दिया है प्रेशर वॉल्यूम? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट है वो उसी कॉन्सेप्ट में अपना रिसर्च किए थे। बॉयल्स जो लॉ गिवन किए थे वो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे प्रेशर एंड वॉल्यूम के बारे में। तो उनका वो जो रिसर्च प्रोग्राम जब चलता है वो बहुत लंबा चलता है, तब लोगों को कुछ भी पता नहीं था। मैं बात कर रही हूँ 17th सेंचुरी के बारे में। ये जो लॉज गिवन हुए थे वो 17th सेंचुरी में हुए थे। अब मतलब 21st सेंचुरी आ गया है, लेकिन तब जो थे वो लोग 17th के सेंचुरी थे। तो 17th सेंचुरी में कुछ नहीं पता था, सिर्फ जो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट लैब में हो सकता था साइंटिस्ट वो करते थे एंड अपना अपना जो थ्योरी वो देते थे, वो उनका लॉज के जिस आपको गिवन है। ओके, सो चार्ल्स लॉ, इसीलिए उन्होंने वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के लिए रिसर्च किया था। इसीलिए वो जो लॉज गिवन किए वॉल्यूम टेम्परेचर के रिलेशन के बीच में, उसी को हम चार्ल्स लॉ बोलते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? v1 बाई t1 विल बी इक्वल टू v2 बाई t2। ये हो गया हमारा चार्ल्स लॉ। तो मतलब हम मान सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास 2 पिस्टन है। तो हमारे पास दो गिवन है कंटेनर, यहाँ पे हमने पिस्टन लगा दिया है। अगर हम बात करें यहाँ पे, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आपको नॉर्मली पता होगा ना कि जब जैसे कि क्या होता है कि जब हवा कुछ गर्म हो जाता है तब वो एक्सपांड करने लगता है। तो अगर वो एक्सपांड करेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ऐसा होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। वैसे करके हमारा लिक्विफिकेशन भी होता है गैस का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि v1 बाई t1 विल बी इक्वल टू v2 बाई t2। ओके, ये हो गया हमारा चार्ल्स लॉ। देन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ को मिला के गिवन है क्या? कॉम्बाइंड गैस लॉ। ये कोई अलग गैस नहीं है, सिर्फ कंबाइन करके गवर्न हुआ है कॉम्बाइंड गैस लॉ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कॉम्बाइंड गैस लॉ क्या दिया है कि एक बार वेट कीजिए गाइस थोड़ा। हमारे पास क्या आ जाएगा? बॉयल्स लॉ हमारे पास गिवन था, सॉरी बॉयल्स लॉ गिवन था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई p। और हमारे पास चार्ल्स गिवन है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t।
तो हमारे पास कॉम्बाइंड गैस का क्या हो जाएगा, combined gas law will be equal to volume will be directly proportional to volume will be directly proportional to T by P. ओके, ये हो गया हमारा कॉम्बाइंड गैस लॉ। यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा V इज इक्वल टू के टी बाई पी। ओके, K इज इक्वल टू V P बाई टी। ओके, एंड यहाँ पे N कांस्टेंट है। तो हमने क्या यहाँ पे देखा, कॉम्बाइंड लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस volume is directly proportional to its Kelvin temperature and inversely proportional to its pressure. Okay, यानी कि PV by K is equal to T. एक प्रॉब्लम करें छोटा सा, मैं आपको प्रॉब्लम दे रही हूँ, आप खुद से सॉल्व कीजिए, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी आपको। हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 25.8 लीटर, टेम्परेचर आपको गिवन है 17 डिग्री सेल्सियस। पूछा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम, सॉरी व्हाट विल बी yes the volume if the person is changed to, sorry, if the pressure is changed to, what will be the volume when the pressure is changed to 1.85 atm। आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर गिवन है 345 केल्विन। ओके, ये आपका प्रॉब्लम हो गया। आप इसका आंसर सॉल्व करके ना कमेंट बॉक्स में डाल लीजिएगा, अगर गलत होगा मैं आपको वहीं पे बता दूंगी, नहीं तो आप टेलीग्राम में भी बोल सकते हैं। ओके, फिर हम देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ क्या दिया है हमारे पास, ये गिवन हुआ था 1802 में, जोसेफ गे-लुसाक कंसीडर किए थे। ओके ओके, सो उन्होंने क्या रिलेशनशिप निकाला प्रेशर एंड टेम्परेचर के बारे में। गे-लुसाक्स लॉ ऑन प्रेशर, गे-लुसाक्स लॉ और प्रेशर, yes, it can be also called as temperature pressure law. Okay, it states that at constant volume the pressure of a fixed mass of gas is directly proportional to Kelvin image, sorry Kelvin और absolute temperature। लिख लेते हैं थोड़ा, also at constant volume the pressure of gas is directly, sorry guys for spelling mistake, proportional to the Kelvin temperature और absolute temperature। ओके, ये हो गया हमारे पास गे-लुसाक्स लॉ। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज इक्वल टू के टी, पी बाई टी इज इक्वल टू के।
तो वैसे ही हमारा हो जाएगा, अगर हमारे पास गिवन होगा इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास P1/T1 विल बी इक्वल टू P2/T2। ये हो गया हमारा पास क्या, गेलुजैक्स लॉ। अब हम देख लेते हैं एवोगाड्रो लॉ क्या होगा। नेक्स्ट लॉस कैन बी गिवन अस। One second please guys. Avogadro law. ओके, इन्होंने क्या डिफाइन किया, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब नंबर ऑफ मोल जब इंक्रीज होगा तब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज भी होगा। सो ये क्या हमारा एवोगाड्रो लॉ, and that is it states that equal volume of gas at same temperature and pressure will be with फिर से हम देख लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस at same temperature and pressure contain equal number of moles or molecules. If the molar amount is doubled, then the pressure is also doubled. Due to it is directly proportional to its temperature. Sorry, due to volume is directly proportional to number of moles. अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंड जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल भी इंक्रीज होगा। ओके, अगर हम बात करें आगे कि एक होता है मोलर गैस वॉल्यूम, यहाँ पे लिख लेते हैं मोलर गैस वॉल्यूम। हमारे पास मोलर गैस वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि इट फॉलोज एवोगाड्रो लॉ that 1 mole of any gas of a given temperature and pressure has the same fixed volume at any condition at a given temperature and constant pressure. You can define that volume is directly proportional to number of moles. उसी को हम बोलते हैं मोलर गैस वॉल्यूम। ओके, सो मोलर गैस वॉल्यूम को निकालने के लिए हमने एक वैल्यू ले लिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर होता है 180। ओके, and 1 mole of gas at STP, 1 mole of gas at STP will be equal to STP will be equal to 22.4 लीटर। ओके, सो ये हो गया हमारे पास मोलर गैस वॉल्यूम क्या होता है, हमने देख लिया। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो एंड हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। मैं सिर्फ आपको बता दे सकती हूँ कि Pv इज इक्वल टू nRT। ओके, R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज गिवन टेम्परेचर, N is the number of moles, V is the volume and P is the pressure. So these are the relation between all parameters. बेसिकली ये जो मैंने लॉज लिखा उसी को कंबाइन करके हम इसको भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया क्या, वॉल्स लॉ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गया, फिर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। देन ओके, हमारे पास और क्या गिवन था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमारे पास इसको कंबाइन करके हम ये भी लिख सकते हैं कि pressure is directly proportional to T/V and volume is directly proportional to N। मतलब PV is directly proportional to, यहाँ पे मतलब हो गया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो N भी डिक्रीज करेगा,
तो P by N is directly proportional to T by V. So PV is will be directly proportional to NT. और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पीवी विल बी इक्वल टू एन आर टी एंड आर विल बी द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, सो ये हो गया हमारा पास आइडियल गैस। आइडियल बिहेवियर एक गैस ऐसा कोई नहीं होता, मतलब ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता आइडियल गैस कुछ भी। हमारे पास जो एटमोस्फियर है वहां पे कोई आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक क्लास में एक आइडियल बच्चा होता है, एक आइडियल स्टूडेंट। जब हम ऐसे लिखते हैं तो एक मतलब मान लेते हैं कि हम हमारे पास गिव मतलब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल स्टूडेंट, माय आइडियल फ्रेंड। मतलब ये कंडीशन होता है एक आइडियल स्टूडेंट में। वो शांत बैठेगा, वो अच्छा पढ़ेगा, वो अच्छा खेलेगा, वो रिस्पेक्ट भी करेगा, अपना दोस्तों भी बनाएगा अच्छे से। लेकिन देखा क्या जाता है नॉर्मली क्लास में कि आप लोगों का भी दोस्त हो गए ही, जो अच्छा पढ़ते हैं वो अपना कभी कभी नोट शेयर नहीं करते, और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अच्छा पढ़ते हैं वो कभी अच्छा खेल नहीं पाते। ऐसा भी कभी कभी होता है कि जो अच्छा खेलते हैं वो अच्छा नहीं पढ़ते, मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टीज लैक कर जाता है। कोई आइडियली नहीं होता, मतलब एक बच्चा ऐसा नहीं होता जहाँ पे सारे गुण होते होंगे एंड वो किसी भी मतलब क्वालिटी में अपना मतलब वर्स नहीं होगा वो अपना क्वालिटी में। ऐसा कोई क्वालिटी होगा ही नहीं इंसान के। इंसान जो होता है ना उसका कई सारे अच्छे क्वालिटीज भी होते हैं एंड कई सारे बुरे क्वालिटीज भी होते हैं। ओके, तो वैसे जैसे हम मान लेते हैं कि एक आइडियल इंसान हो गया, वो मतलब जैसे कि अपना प्रॉपर्टीज मान लेते हैं कि आइडियल जो होता है ना स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज होता है, वैसे ही हम मान लेते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस में हम ये प्रॉपर्टीज दिखा देते हैं कि इट शुड फॉलो आइडियल गैस लॉ। मतलब उसका जो आइडियल गैस में जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, एंड उसका जो वॉल्यूम होगा मतलब जब भी नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करेगा तब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ये प्रॉपर्टीज हम सब लगा लिए एंड हमने डिफाइन किया कि ये एक मतलब आइडियल कंडीशन है। उसको कंपेयर करके हमारे पास जो गैसेस गिवन है उसका प्रॉपर्टीज हम शो करेंगे। मतलब हमारे पास जो गैसेस का जो हमारे पास गिवन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं सब, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, एंड अभी तो मतलब पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है एंड पार्टिकुलेट मैटर भी हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं गैसेस जो एटमोस्फेयर पे। लेकिन हमारे पास जो नॉर्मल गैसेस है उसको हम आइडियल के प्रॉपर्टीज मान लिए। एक मतलब बुक हो गया, एक मतलब हमने शो कर लिया वहां पे एक चार्ट मान लिया, ये प्रॉपर्टीज एक गैस में होना चाहिए था। लेकिन वो अगर प्रॉपर्टीज नॉर्मल रियल गैस शो नहीं करता तब हमें पता चलता है कि ये पैरामीटर्स उस पे हम नहीं लगा सकते एंड ये एक आइडियल कंडीशन है। एंड ऑक्सीजन का अलग ही कुछ प्रॉपर्टीज होगा, अलग ही प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा होगा, अलग टेम्परेचर में वो अलग कुछ प्रॉपर्टीज शो कर रहा होगा, वो आइडियल गैस नहीं होता होगा। तो ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए ही प्रेजेंट है। आइडियल जो बिहेवियर होता है वो किसी का ऐसा मतलब अर्थ पे अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं जन्मा है जिसका वो परफेक्ट हो। ओके, कोई ना कोई क्वालिटी तो लैक कर ही रहा होगा, कोई ना कोई पॉइंट तो वो मिस कर ही रहा होगा। तो वैसे ही हमारे पास जो रियल गैसेस होते हैं वो सिर्फ उनका प्रॉपर्टीज को आइडियल गैस से कंपेयर करते हैं एंड उसका प्रॉपर्टीज हम निकालते हैं। आइडियल सिर्फ कंपेयर करने के लिए है एंड सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि ये क्या होता है। ओके, अब मैं आशा करती हूँ कि आपने अपना मतलब समझ लिया होगा कि आइडियल कंडीशन क्या होता है। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आइडियल गैस का हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या होता है मतलब काइनेटिक थ्योरी क्या होता है, एंड और डेंसिटी के रिगार्डिंग भी हम कुछ लॉज देंगे आपको, डिफाइन करेंगे आपके लिए। ओके, सो थैंक यू गाइस, गुड नाइट टू एवरीवन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जो भी मेरे साथ यहाँ पे लेक्चर में है उनको शुभ रात्रि।
आपने अपना जो वक्त दिया हमें। ओके, सो थैंक यू, हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए एंड हमारे साथ साथ सिर्फ मत जुड़िए, सिर्फ क्लासेस को देखिए मत, उसको नोट भी करिए, थोड़ा थोड़ा रनिंग नोट बनाइए। ओके, एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए एंड मिनिमम 6 आवर का इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने स्टडी को। देखिए कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि हमारे हमसे बैठा नहीं जाता इतने घंटे। देखिए कोई भी मतलब जब जब वो पैदा हुआ था तो मतलब तभी से तो वो नहीं बैठा है। जो टॉपर भी बन रहे हैं आईआईटी एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में होंगे, तो उनका एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होता है कि मुझे ये करना है, मुझे करना ही होगा, नहीं तो मेरा लाइफ यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो वैसे मान के चलिए आप मिनिमम अपना मतलब खुद से कन्वर्सेशन कीजिए। जब जितना आप खुद से कन्वर्सेशन करेंगे उतना आपको पता चलेगा आप अपना गलती कहाँ पे कर रहे हैं, आपको और क्या क्या करना चाहिए था, और यहाँ पे आप आकर क्या कर रहे हैं। ओके, तो खुद से प्लीज अपना कॉन्वर्सेशन कीजिए एंड जो भी क्वेरी आपको आएगा हम आपको उसको सॉल्व करने में कोशिश करेंगे। ओके, सो बाय बाय गाइस। ओके।